हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैर अज़हर ऑफिशियल। आज के वीलॉग में काफ़ी आप लोगों को शायद मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम लगे। लाहौर में स्मॉग ने तकरीबन सभी का ये हाल किया हुआ है और काफ़ी लोग जो पाकिस्तान छुट्टियों पे आए हुए हैं फ्रॉम अब्रॉड मुख्तलिफ मुल्कों से, वो लोग आते ही यहाँ इतने बीमार हुए हैं और बच्चे स्पेशली इतना सफ़र कर रहे हैं कि इट इज़ हार्ड टू से कि व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट एंड स्मॉग इन लाहौर, तो ये लगता है एक परमानेंट फीचर बन गया है एंड वी हैव टू लिव विद इट। तो मास्क का इस्तेमाल, इसके अलावा और कोई हल नहीं है, और घर में भी आप एयर प्योरीफायर्स यूज़ करें और उसके बावजूद जो कुछ हो रहा है, आई थिंक ये बहुत बड़ा हेल्थ हैज़र्ड है हम सब के लिए। एनीवे, गेटिंग बैक टू जियोपॉलिटिक्स, जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं निकोलस मडोरो, उनको फाइनली पेश किया गया फेडरल कोर्ट में, यूएस में मैनहट्टन में, और उन्होंने अपने आप को नॉट गिल्टी प्लीड किया है ऑफ कोर्स। और जो यूएस ने उनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं उनको उन्होंने रिजेक्ट किया है। साथ उन्होंने अपने लिए किडनैप का वर्ड यूज़ किया कि मुझे किडनैप किया गया है एंड आई एम अ प्रिजनर ऑफ वॉर स्टिल प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। बॉडी लैंग्वेज में उनकी कोई परेशानी नहीं थी, बिल्कुल टेंस नहीं थे, बड़े कॉन्फिडेंट थे। और हैरानगी की बात ये है कि जिस तरीके से उनका ये केस सुना जा रहा है, वहाँ पे कुछ लोगों ने जैसे कमेंट्स उनके ऊपर तज़हीक आमेज़ कमेंट्स वग़ैरह जो किए, उससे ये जो व्हाइट सुप्रीमेसी है और जो यूएस अपना पुलिसमैन वाला बिहेवियर है, वो नज़र आता है कि वो हर लेवल पे है, वो हर लेयर पे है। ज़ाहिर है वहाँ बड़ी टाइट सिक्योरिटी होगी और ऐसे लोग तो नहीं होंगे जो कि बिल्कुल आम शहरी हैं यूएस के। तो अगर उस सिक्योरिटी के एनवायरनमेंट में भी उनके ऊपर ऐसे जुमले कसे जा रहे थे, तो इट सेज़ वॉल्यूम्स अबाउट द माइंडसेट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एनीवे, वेनेजुएला में प्रोटेस्ट्स हुए, गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट निकाले हैं, यानी मडोरो की कैबिनेट सड़कों पे नज़र आई और मैसिव थे, बहुत लोग उसमें शामिल थे, जिसमें उन्होंने ये सिग्नलिंग की है कि हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, हम निकोलस मडोरो को अपना प्रेसिडेंट मानते हैं। ट्रांजिशन के तौर पे उन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंट रॉड्रिगस हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर दिया है, लेकिन जो बड़े मेजर फिगर हैं मडोरो की कैबिनेट के, वो सड़कों पे नज़र आ रहे हो और बड़ी उन्होंने नारेबाजी की ट्रंप के खिलाफ, यूएस के खिलाफ। सो ये इक्वेशन तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि वहाँ पे इस वक्त कोई ऑपोजिशन या कोई ऐसे फैक्शंस जो कि अगेंस्ट हैं मडोरो गवर्नमेंट के, वो ना अभी तक सड़कों पे आए हैं और ना उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किए हैं। अलबत्ता सिक्योरिटी की सिचुएशन वहाँ बहुत टफ है, बिकॉज वो कह रहे हैं कि हम तो हंट डाउन करेंगे उन लोगों को जिन्होंने साथ दिया अंदर से इस सारे ऑपरेशन में, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है तो कोई ना कोई तो अंदर स्पाई नेटवर्क्स मौजूद हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है जिसमें अगर हम अब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ जाएं तो वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, वो बड़े सेलिब्रेशन के मूड में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने 2-3 जगहों पे जहाँ-जहाँ खिताब किया है, अभी मैं उसका ज़िक्र करती हूँ, लेकिन जो एक जनरल मूड है उनका और उनके करीबी लोगों का, वो ऐसा है जैसे उन्होंने कुछ फ़तह कर लिया हो, एंड दिस इज़ फॉर श्योर वेरी शेमफुल कि आपने दुनिया में एक प्रेसिडेंट सेट की है जिसमें हर चीज़ की, हर लीगल नॉर्म की, हर जो एक फॉरेन ऑफिसर होता है किसी मुल्क में, उसको भी एक इम्यूनिटी हासिल होती है। आपने तो फिर एक मुल्क का प्रेसिडेंट अबडक्ट किया है। उसमें कोई शर्मिंदगी या आपने जो एक्यूज़ेशंस लगाए हैं मडोरो के ऊपर, उसमें ही कोई संजीदगी हो तो वो आपके चेहरे पे नज़र आनी चाहिए थी। बट दे आर बिहेविंग एज़ इफ दे आर द पुलिसमैन, दे आर द जज, दे आर द ज्यूरी। तो उनको कौन पूछ सकता है? सो इट वाज़ वेरी शेमफुल to listen to them, to hear what each member of the Trump administration is saying and behaving as. Kennedy Center वाशिंगटन डीसी में है, जो कि लिबरल आर्ट्स और परफॉर्मेंस का एक बहुत पुराना सेंटर है सिंस 1970s। ट्रंप ने उसके साथ अपना नाम अटैच कर लिया है, खुद पसंदी का ये आलम है, और उन्होंने अब उसका नाम ट्रंप एंड कैनेडी सेंटर रख दिया है। वहाँ पे उन्होंने एक रिपब्लिकन कन्वेंशन से खिताब किया। यही बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये उन्होंने वहाँ भी दोहराई, और साथ उन्होंने अपनी लीडरशिप और अपनी जो नेगोशिएशन स्टाइल है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस बताते हुए प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन का मजाक भी उड़ाया, और उसके बाद कहा कि उनके जैसे हर लीडर जिसके ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाए और बाद में उनके साथ आके उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, तो मुझे 3 से 4 मिनट लगते हैं हर प्रेसिडेंट को अपनी बात मनवाने के लिए। और उसमें उन्होंने ना एलाइज़ का लिहाज़ किया, ना उन्होंने राइवल्स का लिहाज़ किया, सबको एक ही जैसा ट्रीट किया। स्टीफन मिलर, जो कि व्हाइट हाउस डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ फॉर पॉलिसी हैं,
बहुत क्लोज़ हैं प्रेज़िडेंट ट्रंप के। उन्होंने साफ कहा इंटरव्यू देते हुए सीएनएन पे भी और फॉक्स न्यूज़ पे भी कि हम तो असर्ट करेंगे अपनी पॉलिसी। वेस्टर्न हेमिस्फेयर हमारा है, चाहे मुनरो डॉक्ट्रिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको या फिर एनएसएस जो हमारी है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वी विल कंडक्ट आवरसेल्व्स एज़ सुपर पावर, ये उनके अल्फाज थे। एंड बाय द वे मुनरो डॉक्ट्रिन को भी अब उन्होंने डुनरो डॉक्ट्रिन लिखना शुरू कर दिया है और डी इज़ फॉर डोनाल्ड। केटी मिलर जो कि स्टीफन मिलर की वाइफ हैं, बड़ी कंजर्वेटिव मीडिया फिगर हैं, पॉडकास्ट होस्ट करती हैं, उन्होंने तो एक्स पे पोस्ट किया कि ग्रीनलैंड सून। इसी तरह जो लिंडसे ग्राहम हैं वो एयरफोर्स वन पे प्रेसिडेंट ट्रंप के बिल्कुल साथ खड़े थे और क्यूबा का मजाक उड़ा रहे थे कि बहुत जल्दी आपको क्यूबा भी कोलैप्स करता नजर आएगा, इट्स ऑलरेडी वेरी वीक पॉलिटिकली एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स कोलंबिया एज वेल एंड मैक्सिको एज वेल। जो बाकी कंजर्वेटिव कुछ फिगर्स हैं उन्होंने थोड़ा सा गुरेज किया ऐसी बातें करने से, क्योंकि जाहिर है एवरीबडी सरप्राइज्ड, लेकिन वो अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ उस पार्टी से होते हुए ओपनली नहीं बोल सकते। तो कुछ ने बहुत कॉशियस से जवाबात दिए मीडिया को और कुछ ने बहुत खुल के इसको सेलिब्रेट किया। अगर ग्लोबल रिएक्शन की बात करें तो चाइना ने अकॉर्डिंग टू राइटर्स इसको कंडेम किया है, इस ऑपरेशन को इन पर्टिकुलर। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वोंग यी, उन्होंने कहा है कि बीजिंग जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कोई मुल्क दुनिया का जज बन के बिहेव करे, यानी कि कोई सिंगल पावर ऐसी अथॉरिटी नहीं रखती कि वो स्टैंड अलोन ग्लोबल ऑर्डर को जब चाहे जैसे मर्जी ट्विस्ट कर दे। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी जो उनका ह्यूमन राइट्स ऑफिस है उन्होंने एक वार्निंग जारी की है कि ये जो ऑपरेशन है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है और वेनेजुएला की जो सॉवरेंटी है उसकी जो वायलेशन हुई है वो एक डेंजरस प्रेसिडेंट्स सेट कर रहा है। ग्लोबल रिएक्शन मिक्स्ड है। वाई? बिकॉज यूएस के एलाइज जो हैं उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने किस तरीके से बिहेव करना है, क्योंकि जो एक पैटर्न में कंट्रीज़ का नाम सामने आ रहा है, इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया, इट्स ऑल ओवर द न्यूज़ आउटलेट्स, सबको पता है कि नेक्स्ट कौन कौन से कंट्रीज़ की बारी आनी है। अब उसमें आपको अफ्रीका में भी कंट्रीज़ मिलेंगे, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में तो मिलेंगे ही, मिडल ईस्ट में भी मिलेंगे, वो हर जगह फैले हुए हैं, वो आर्टिक सिक्योरिटी का भी हिस्सा हैं, ग्रीनलैंड यानी कि यूरोप का भी हिस्सा हैं। सो दे डोंट नो कि वो रिएक्ट कैसे करें इस सारे मामले पे। हाउएवर जर्मनी ने बड़ा खुल के कहा कि वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है उसने जो नार्को टेररिज्म फैलाया हुआ है उसके साथ यही होना चाहिए था। सो दिस ब्रिंग्स टू माय माइंड कि जर्मनी इस वक्त यूक्रेन के मामले में भी जिस तरीके से बार बार बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को फोर्स कर रहा है कि अगर आपके साथ यूएस खड़ा नहीं भी होता तो हमने रशिया के अगेंस्ट वॉर के लिए ख़ुद को तैयार करना है। और अब जो बयानात सामने आ रहे हैं इस राइट विंग गवर्नमेंट की तरफ से जर्मनी के, वो एक दफ़ा फिर याद दिलाते हैं कि शायद एक नेशन की मेमोरी में जब इतना ज़्यादा अथॉरिटेरियनिज्म बैठ जाता है, मतलब हिटलर कहाँ से बिलोंग करता था? जर्मनी से बिलोंग करता था। तो उसकी जीन्स में होता है। वो जितना मर्ज़ी अपने आप को टेपर डाउन करें, वो जितना मर्ज़ी वर्ल्ड ऑर्डर के फ़ोल्ड में आने की कोशिश करें, उनकी मेमोरी से वो प्राइड और उनकी मेमोरी से वो जो एक वॉरफेयरिश अथॉरिटेरियनिज्म है, वो नहीं जाता। हाउएवर ये जो वेनेजुएला का मामला है, नज़र सबको आ रहा है कि अब नेक्स्ट बारी किसकी है। सो दिस मैटर बेसिकली गोज़ बियॉन्ड लैटिन अमेरिका। व्हाई? बिकॉज़ ये जो ब्रॉडर यूएस फॉरेन पॉलिसी के फॉरेन एक्शंस हैं, उनका जो इम्पैक्ट है वो नेटो से लेके आर्कटिक सिक्योरिटी तक, चाइना तक, रशिया तक, वेस्टर्न हेमिस्फेयर तक, सब तक पहुंच रहा है। तो यूरोप इस वक्त सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन पाई जा रही है कि ट्रंप के साथ कैसे निपटना है, कैसे बिहेव करना है। आप उसके किसी लीडर का इंटरव्यू सुन लें, यूरोपियन यूनियन के किसी हेड का या उनकी किसी डेप्यूटी सेक्रेटरी का, नेटो के हेड का इंटरव्यू सुन लें जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सब कहते हैं वी आर होपफुल थिंग्स विल इम्प्रूव, बट होप इज़ नेवर अ स्ट्रैटेजी एंड दे नो इट, दे आर कन्फ्यूज्ड। और ये कन्फ्यूजन बड़ी साफ नज़र आई पेरिस में जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन यूक्रेन, उसमें एंटायर ईयू फैमिली वाज देयर। हर यूरोपियन कंट्री का जो स्टेट हेड ऑफ स्टेट है या लीडर है वो वहाँ पे मौजूद था। स्टीव विटकॉफ भी वहाँ मौजूद थे, जैरेड कुशनर भी वहाँ मौजूद थे और जाहिर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? वो
पुतिन को और ट्रंप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नाउ कीप इन माइंड कि यूक्रेन के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई है एक ऐसे मौके पे जब ग्रीनलैंड को ऑलरेडी थ्रेट मिल रही है। और बाय द वे जो लेटेस्ट ये सारी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं इसमें बार बार प्रेस से बात करते हुए साफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड हमारा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। उन्होंने उसमें बिल्कुल कोई यूरोपियन एंगल नहीं आने दिया, कोई एलाइज का एंगल नहीं आने दिया। उन्होंने ये तक बात नहीं की कि जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का हिस्सा है, तो डेनिश अथॉरिटीज़ के साथ हमारी कोई बातचीत हो रही है जिससे क्लियर सिग्नल मिलता मिलता है कि वो ग्रीनलैंड को भी वैसे ही ट्रीट करना चाहते हैं जैसे उन्होंने वेनेजुएला को किया। सो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ जो डिस्कशंस हो रही हैं, ज़ेलेंस्की भी वहाँ मौजूद थे, उस सब में से जो क्रक्स निकल रहा है उससे यूँ महसूस होता है और ये साइंस आ रहे हैं और लीडर्स जो यूरोप के हैं वो इसे मान भी रहे हैं कि तकरीबन 90% ऑफ द डील इज़ कंप्लीट। डील क्या है ये मैं पहले काफ़ी एट लेंथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि जहाँ तक यूक्रेन में रशिया आ गया है वो उससे पीछे नहीं जाएगा। वो इलाके जो हैं वो यूक्रेन को छोड़ने पड़ेंगे। अब इस डील का अगर 90% डन हो गया है तो प्रॉब्लम कहाँ आके रुकी हुई है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर जो हैं उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हम टेंजिबल थिंग्स पे तकरीबन मुत्तफिक हैं। और क्योंकि उन्होंने बॉर्डर्स का बिल्कुल ज़िक्र नहीं किया तो आई एम अज्यूमिंग एंड आई एम रीडिंग इट कि ये बात तो उन्हें माननी पड़ गई है कि जहाँ तक रशिया आ गया है वो वहाँ से वापस नहीं जाएगा। कीयर स्टारमर ने कहा कि जैसे ही सीज़ फायर होता है तो यूके और फ्रांस वहाँ जाके अपने मिलिट्री हब्स बनाएंगे। कहाँ पे? यूक्रेन में। और साथ मिलिट्री इक्विपमेंट हम प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन को ताकि जो उनकी डिफेंस नीड्स हैं वो पूरी हो सकें। नाउ दिस इज़ अ वेरी फाइन एंगल कि यूके और फ्रांस वहाँ पे एज नेटो फोर्स नहीं जा रहे। वाई आई विल कम टू इट लेटर। और ना ही वहाँ पे जो पीस कीपिंग के लिए या यूक्रेन को हेल्प करने के लिए जो भी फोर्स डिप्लॉय की जा रही है जो कि सिर्फ अभी तक यूके और फ्रांस उसका हिस्सा है उसमें यूएस बिल्कुल शामिल नहीं है। सो दिस इज़ अ विन विन फॉर रशिया बिकॉज रशिया ने पुतिन ने बिल्कुल साफ अल्फाज में ये कहा है कि वो यूक्रेन में नेटो प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अगर केयर स्टारमर यहाँ तक कह रहे हैं कि वहाँ पे नेटो नहीं जा रही, यूके और फ्रांस जा रहा है, तो इसका मतलब है ये बात भी मान ली गई है कि नेटो प्रेजेंस यूक्रेन में नहीं होगी। व्हिच मीन्स कि जो रशिया का लॉन्ग टर्म स्टैंड है और पुतिन उस पे बड़े फर्म हैं। 2002 की तकरीरें आप उनकी सुन लें, 2014 की तकरीरें आप उनकी सुन लें। उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा यही रहा है कि यूक्रेन और उसके अलावा उस हेमिस्फेयर में जो ऐसे मुल्क हैं जैसे जॉर्जिया है, क्रीमिया है, इन सब मुल्कों को आप नेटो के फोल्ड में नहीं लाएंगे। और जब यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की बात की थी तभी यूक्रेन पे अटैक कर दिया था रशिया ने। सो थिंग्स आर गोइंग इन अ डायरेक्शन जिसमें पुतिन का फैसला माना जा रहा है। उसको ट्रंप अपीजमेंट भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं। उसको मीडिएट कौन कर रहा है? स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, दोनों जो रियल एस्टेट का बिजनेस है प्रेसिडेंट ट्रंप का पर्सनल, उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। और जो डील स्ट्राइक हो रही हैं रशिया के साथ जिसमें अमेरिकन वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बैकग्राउंड है असल में जिसमें विन विन सिचुएशन है फॉर द पर्सनल बिजनेसेस ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप एंड फॉर द यूएस कि वो भी रशिया में जाके इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करे। सो अगर ये सारा फ्रेमवर्क यूक्रेन वॉर का अपने हक में तकरीबन अग्री करा लिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो अब व्हेन इट कम्स टू ग्रीनलैंड यूरोप को समझ नहीं आ रही कि उसने कैसे बिहेव करना है। डेनिश अथॉरिटीज़ तो बयान दे रहे हैं मुस्तकिल कि ये हमारी सॉवरेंटी का मामला है, लेकिन डेनमार्क अकेला कुछ नहीं कर सकता क्योंकि नेटो एक कलेक्टिव फोर्स है, डिफेंस फोर्स है ऑफ ऑल द यूरोपियन कंट्रीज। अब उसने कैसे बिहेव करना है विदाउट यूएस एंड अगेंस्ट यूएस अगर वो ग्रीनलैंड पे अटैक कर देता है। दिस इज़ अ ट्रंप कनंड्रम इन माय ओपिनियन। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ट्रंप मुस्तकिल ग्रीनलैंड को यूएस की नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा कह रहे हैं। रशियन और चाइनीज़ नेवल एक्टिविटी जो आर्कटिक वाटर्स में है वो उसको रीज़न बनाते हैं और वो उसको एलाइड टेरिटरी नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं ये हमारे लिए हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है और एक स्ट्रेटेजिक रियल एस्टेट भी है। अगेन
इतना रिसोर्स रिच अगर ग्रीनलैंड है और वहाँ पर जाने के लिए वो एलाइज का सहारा नहीं ले रहे ट्रम्प, खुद ही यूनिलैटरली एक्शन करना चाहते हैं, इट क्लियरली मीन्स कि वहाँ पे भी ओवरलैप करेंगी यूएस की स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स जो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड हैं और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का अपना बिजनेस। ग्रीनलैंड हो या डेनमार्क हो, डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली नेटो पे आती है। येट ये जो हिपोक्रिटिकल बिहेवियर है कि जर्मनी एंड मोस्ट ऑफ द यूरोप बिल्कुल कंडेम नहीं कर रहे यूएस एक्शन इन वेनेजुएला को, बल्कि इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो जो इस तरह का रोल प्ले करता है उसके साथ इसी तरह का सलूक करना चाहिए। तो जब बारी ग्रीनलैंड की आती है, वो कहते हैं कि यहाँ पे आप लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फोर्स अंडर इंटरनेशनल लॉ नहीं कर सकते। वहाँ पे वो रेफरेंस देते हैं यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के मैंडेट का या सेल्फ डिफेंस का। तो ये जो सिलेक्टिव साइलेंस है यूरोप का, यही वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, यही वो अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है जो प्रेसिडेंट सेट कर रहा है कि अलायंसेस से बात आगे निकल गई है बिकॉज आपने कभी मॉरल स्टैंडिंग नहीं ली। आपने कभी ये सोचा ही नहीं था कि जो यूएस वॉर मॉन्गरिंग करता है, इन्वेजन्स करता है, जिस तरीके से रिजीम चेंज करता है, कभी वो यूरोप के दरवाजे तक भी आएगी। बट हियर यू आर। सो ग्रीनलैंड फ्यूचर स्ट्रेस टेस्ट है यूरोप का। और यूक्रेन के बाद ये दूसरा झटका है जो यूरोप को लग रहा है, और इतना सवेयर टेस्ट मेरा ख्याल है यूरोप ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। क्वेश्चन ये है कि क्या यूरोप रेड लाइंस ड्रॉ कर सकता है व्हेन इट कम्स टू इट्स क्लोजेस्ट एलाई? क्या उसके साथ नेटो डायरेक्ट जंग कर सकता है? क्या नेटो प्रोटेक्ट कर सकता है अपने सारे यूरोपियन मेंबर्स को इक्वली अगेंस्ट यूएस? ये टेस्ट है वेदर यूरोप इज प्रिपेयर्ड फॉर अ वर्ल्ड जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने ये ठान लिया है कि वो यूनिलैटरल एक्शन करेगा, ट्रांजैक्शनल एक्शन करेगा। जहाँ जहाँ राइवल्स हैं वहाँ वो उनसे खुद ही निपटेगा, जहाँ जहाँ एलाइज हैं अगर उनके पास भी ट्रांजैक्शन में देने के लिए कुछ है तो वो उनको भी राइवल्स की तरह ट्रीट करेगा। सो ग्रीनलैंड इज नॉट अ स्टैंड अलोन क्राइसिस, वेनेजुएला इज नॉट अ स्टैंड अलोन क्राइसिस। ये एक अर्ली वार्निंग है फॉर यूरोप एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर मेथड की बात करें तो वेनेजुएला में जिस तरीके से एब्डक्शन की गई है वहाँ की प्रेसिडेंट की और जो मेथड अपनाया गया है, वो इट्सेल्फ एक नया यूएस ड्रिवन वर्ल्ड ऑर्डर है। और ये मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स को इवॉल्व करता है कि जो अब कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि टैंक्स ही या जेट्स ही बॉर्डर क्रॉस करें। कोई भी बिल्कुल प्रिसिजन अटैक करने वाली डेल्टा टीम आके कहीं से भी अपनी मर्ज़ी का जो कुछ भी उसने एक्सट्रैक्ट करना है वो करके ले जा सकती है। एंड माइंड यू, दिस इज़ नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। पाकिस्तान में भी ऐसा हो चुका है, उसामा बिन लादेन की जो एक्सट्रैक्शन थी, वी ऑल नो दैट। सो ये जो इंटेंस इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशंस हैं, इसकी तरफ टिल्ट हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इसकी प्रेसिडेंट भी इज़राइल ने सेट की है। जिस तरीके से B-50 बॉम्बर्स ने जाके फूडो फैसिलिटी ईरान में तबाह की, वो इसका वाज़ेह सबूत है। जिस तरह सीरिया में टारगेटेड ऑपरेशंस किए हैं इज़राइल ने, पेजर अटैक्स किए हैं, जिस तरह जिस घर में जहाँ-जहाँ कोई ईरान का जनरल सो रहा था अपनी फैमिली के साथ, उसको वहाँ हिट किया है। दिस चेंजेस द एंटायर ट्रैजेक्टरी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम नाउ ऑन। अब ज़रूरत नहीं है फुल फ्लेज जंगों की, टारगेटेड ऑपरेशंस ही होंगे। करेंसी के ज़रिए से प्रेशर बिल्ड किया जाएगा, सैंक्शंस ज़्यादा यूज़ होंगी, लीगल केसेस बनाए जाएंगे और इंस्टीट्यूशनल स्टाइफलिंग होगी। कौन से इंस्टीट्यूशंस? वर्ल्ड बैंक को अपनी मर्ज़ी से यूज़ किया जाएगा, यूनाइटेड नेशंस की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, और अगर आपके मुल्क के अंदर कोई इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं तो उनकी सॉवरेंटी तो मैटर ही नहीं करती। सो वी डू नॉट सी एनी इन्वेजन, जो कि आमतौर पे समझा जाता है कि जंग का पहला ऐलान होती है, बल्कि जो कांस्टेंट इकोनॉमिक प्रेशर्स और स्ट्रेसेस हैं और टैक्टिकल मिशंस हैं, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो क्वेश्चन शिफ्ट्स फ्रॉम whether it will happen again to where it will happen again. And this means कि जिस जिस मुल्क को ये लगता है कि उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और वो इस यूएस के स्ट्रेटेजिक मैप पे पूरा आता है, उसको अपने बारे में दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। नाउ नेक्स्ट प्रेशर पॉइंट्स इन द एंड कौन से हो सकते हैं ग्लोबल मैप पे, जिसको ओपनली मीडिया डिस्कस कर रहा है। खुद डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी खुल के कह रही है कि ये हमारे नेक्स्ट टारगेट्स हैं। उसमें सबसे पहले ग्रीनलैंड है, जो कि बिल्कुल बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप मौजूद है। वहाँ पे नए आर्टिक रूट्स इमर्ज कर रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ़ बहुत तेज़ी से जो है वो पिघल रही है। ऑल्दो ट्रंप डजंट बिलीव इन क्लाइमेट चेंज,
और उसकी भी वजह है क्योंकि अगर उन्होंने सी बेड में इन्वेस्टमेंट करनी है ऑस्ट्रेलियन कंपनीज के साथ मिनरल्स निकालने के लिए और वो साथ क्लाइमेट चेंज को भी मानेंगे तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी। इसलिए वो जानबूझ के क्लाइमेट चेंज को अप्रूव ही नहीं करते, वो कहते हैं आई डोंट बिलीव इन इट। इसी तरह जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ही नए रूट्स बन रहे हैं आर्कटिक में, ग्रीनलैंड में, वो उसका नाम नहीं लेते कि यहाँ पे नए रूट्स बन रहे हैं। वो उसको बिल्कुल बायपास करके वहाँ पे जो मिनरल वेल्थ मौजूद है या वहाँ पे जो नेवल प्रेजेंस ऑफ चाइना एंड रशिया है उसका नाम लेते हैं। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि कैसे सिलेक्टिवली ही इज़ वेरी स्मार्ट अबाउट व्हाट ही सेज। आम लोगों का ख्याल ये था कि शायद वो एक एराटिक पर्सनालिटी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ही एग्जैक्टली नोज व्हाट ही वांट्स। ये जो वैल्यू है ग्रीनलैंड की, उसमें जो वहाँ पे मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं, स्पेशली जो यूएस प्रेजेंस है, उसकी वजह से अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम्स, मिसाइल डिफेंस विजिबिलिटी, सैटेलाइट ट्रैकिंग, एक्सेस टू रेयर अर्थ मिनरल्स और जितना भी एडवांस्ड वेपन सिस्टम है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पूरा नेटवर्क है, वो सब अगर आप इकट्ठा कर दें तो वो एक पूरा स्ट्रेटेजिक एसेट की शक्ल में ग्रीनलैंड में मौजूद है। नेक्स्ट कंट्री जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी ऑन लिस्ट है, दैट इज़ ईरान। रॉयटर्स ने तो पूरी एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक जो इस वक्त करंट प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं उसका भी रिस्पांस दिया है यूएस ने। वी ऑल नो कि करंटली वहाँ पर जो रियाल है, ईरानी रियाल, वो बहुत गिरावट का शिकार है, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक हार्डशिप है और ये तो बहुत अरसे से वहाँ जारी है। लेकिन अब वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर स्ट्राइक डाउन किया है वहाँ की एजेंसीज ने, वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट ने, और मल्टीपल डेथ्स सुनने में आ रहा है कि हुई हैं और अरेस्ट्स भी हुए हैं। जो प्रोटेस्ट हैं उसमें एकदम से जो इजाफा हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि एक बड़ी शार्प डिवैल्यूएशन आई है उनके रियाल की और प्राइसेस एकदम हाई हुई हैं, तो जाहिर है जो वहाँ के लोग हैं वो तंग हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली वार्न किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स इंटरवीन करेगा अगर ईरानियन सिक्योरिटी ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर किसी भी किस्म की वायलेंस का इस्तेमाल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे ये वर्ड्स यूज़ किए हैं कि वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो एंड वुड कम टू द एड ऑफ इरानियंस इफ द regime violently kills peaceful protesters। यानी क्या सिग्नल कर रहे हैं वो कि हम वहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं हम उसको सपोर्ट करेंगे और आप इज्तनाब करें, सिचुएशन को ख़राब ना होने दें वरना हम इंटरवीन करेंगे। हाउएवर जो आयतुल्ला अली ख़ामनाई हैं वहाँ के सुप्रीम लीडर, उन्होंने इसे रिजेक्ट किया है और वार्न किया है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी किसी भी किस्म की इंटरवेंशन को फेस करने के लिए तैयार हैं। ईरान की स्ट्रेटेजिक वैल्यू वी ऑल नो, इट सिट्स एट द जंक्शन ऑफ सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया और बिसाइड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वी ऑल नो कि वो कितना सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्लोबल ऑयल वहाँ से गुजरता है और वो उसके कंट्रोल में है। बॉर्डर्स की बात करें तो इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, टर्की, गल्फ, एक अनएवॉइडेबल से नेटवर्क के बिल्कुल सेंटर में है ईरान, जहाँ से सारी रीजनल स्टेबिलिटी और एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो लिंक्ड है। तो ईरान की जो सैंक्शंस के खिलाफ रेजिलियंस है, वो अब उसके लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन रहा है, स्पेशली ऐसे टाइम्स में जब यूएस ने ये तय कर लिया है कि वो टारगेटेड अटैक्स करेगा। द नेक्स्ट कंट्री इज़ गयाना। वहाँ पे एकदम से जो ऑयल डिस्कवरी हुई है, ऑयल एंड गैस डिस्कवरी हुई है, उसकी वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। वेनेजुएला के बिल्कुल साथ साउथ अमेरिका में मौजूद है। हेवी ऑयल रिजर्व्स वहाँ पे मिले हैं और वेस्टर्न सप्लाई चेन्स का वो हिस्सा है। सो वहाँ पे जो ये नई नई विजिबिलिटी आई है, एक तो सप्लाई चेन की और साथ साथ जो वहाँ पर ऑयल डिस्कवर हो रहा है उसकी वजह से इंतहाई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का शिकार है वहाँ की गवर्नमेंट। इसके अलावा नाइजीरिया है, उसको अटलांटिक का प्रेशर कुकर कहा जाता है। ये कहाँ पे मौजूद है? गल्फ ऑफ गिनी में, जो कि अफ्रीका को यूरोप और अमेरिकाज़ यानी लैटिन अमेरिका से मिलाता है। ये मोस्ट पॉपुलस नेशन है अफ्रीका की, बहुत आबादी है यहाँ पे और ये मेजर ऑयल प्रोड्यूसर भी हैं। डेट, कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है इन पे, करेंसी मुस्तकिल स्ट्रेस में है, और सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं और वो सिर्फ रीजनल ही नहीं है, वो लोकल भी हैं और जानबूझ के प्लांट किए गए हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो अ क्लासिक एग्जांपल कि अफ्रीका में जहाँ जहाँ वेल्थ है वहाँ इंस्टेबिलिटी जो है वो इम्पोर्ट की गई है। इसी तरह अंगोला है जो कि कर्ज़े और अलाइनमेंट के कनंड्रम में फंसा हुआ है।
ये बिल्कुल साउथ अटलांटिक एनर्जी कॉरिडोर के बीच में मौजूद है। उसकी जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं वो बायपास करती हैं ट्रेडिशनल चोक पॉइंट्स को। सो आप ये नोट करें कि चाहे आप किसी रूट का हिस्सा बन रहे हों, चाहे आप ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चोक पॉइंट पे मौजूद हों, चाहे आप खुद कोई वेल्थ प्रोड्यूस करते हों, किसी भी तरह से अगर आपकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है तो आपके लिए वो दुनिया में प्रॉब्लमैटिक है। बहुत ज़्यादा कर्जा है जो स्पेशली चाइना का देना है उन्होंने, और उस वजह से अंगोला भी एक ऐसी हिंज स्टेट बनी हुई है जिसको अलाइनमेंट चूज़ करनी पड़ती है कि वो उन चोक पॉइंट्स पे भी है, कर्जा भी देना है और उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर्स भी आते रहते हैं। नेक्स्ट इज़ इराक, द मैनेज्ड क्रॉस रोड्स जिसको कहते हैं कि इट सिट्स बिटवीन ईरान, द गल्फ, द टर्की। एनर्जी रूट्स और मिलिट्री ट्रांजिट पास जो है वो सारी स्पेस अगर ये कहा जाए इनके पास है तो गलत नहीं होगा, इसीलिए वहाँ पर टॉपलिंग ऑफ द गवर्नमेंट आपने देखी, रिजीम चेंज भी आपने देखी, और उधर कुछ हद तक कंट्रोल तो एक्सरसाइज कर लिया गया है क्योंकि डायरेक्ट ऑक्यूपेशन नहीं है। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ काम करते हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंस वहाँ भेज दी गई है यूएस की तरफ से, पॉलिटिकल मीडिएशन भी वक्तन फ़वक्तन की जाती है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इराक पे जैसा कंट्रोल यूएस चाहता था वो उनके हाथ में अभी तक नहीं आया। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि शायद वो ख़बरों में ना आए लेकिन वहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोइल मज़ीद बढ़े और जो प्रो यूएस फोर्सेस हैं उनका कंट्रोल जो उनके ऑयल रिजर्व्स पे है और उनके रिसोर्सेज पे है उन इंस्टीट्यूशंस पे शायद बढ़ जाए। नेक्स्ट इज़ काज़ाकिस्तान, जो कि यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशियन सिक्योरिटी का एक ब्रिज है। काज़ाकिस्तान रशिया को और चाइना को लिंक करता है थ्रू पाइपलाइंस, रेल कॉरिडोर्स एंड मिनरल रूट्स। यूरेनियम वहाँ बहुत ज़्यादा है, एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए वहाँ पे राइवल पावर सिस्टम्स भी बहुत ज़्यादा हैं और उनके लिए न्यूट्रल रहना बहुत मुश्किल है। अमेरिकन प्रेशर वहाँ पे बहुत विजिबल होता जा रहा है। मोज़म्बिक भी एक ऐसा ही मुल्क है जो कि इंडियन ओशन के जो मेजर ऑफशोर गैस रिजर्व्स हैं नियर क्रिटिकल शिपिंग लेन्स वहाँ पे मौजूद है। एनर्जी डिस्कवरीज वहाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं जिसकी वजह से वहाँ पे भी इंसर्जेंसीज शुरू हो गई, फॉरेन सिक्योरिटी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, और मोज़म्बिक जो है उसका ये इंडियन ओशन में एनर्जी थिएटर का हिस्सा होना उसके लिए मसला बना हुआ है। तो ये एक पैटर्न है, इट वाज अ वेरी लॉन्ग रिसर्च जिसमें मैंने ज्योग्राफी और कहाँ पे क्या ऐसा मौजूद है वो आपके सामने रखा है। तो ये कंट्रीज रैंडम नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा है। चाहे ये चोक पॉइंट्स के करीब मुल्क हों, चाहे वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हों, जैसे मैंने पहले कहा राइवल पावर ब्लॉक्स जो हैं वो वहाँ पर अपने अपने लोग लॉन्च कर देती हैं, इकोनॉमिक टूल्स भी यूज़ करते हैं, पॉलिटिकल आउटकम्स भी अपने मुताबिक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ वाई वेनेजुएला के बारे में मैं ये बार बार कह रही हूँ कि इट इज़ अ प्रोटोटाइप। आप इस तरह के ऑपरेशंस, आप इस तरीके का टैक्टिकल ऑपरेशन कह लें, इस तरीके का पॉलिटिकल विजन कह लें यूएस का, और पावर स्ट्रगल ऑफ द ग्रेट पावर्स आप मुस्तकिल इन मुल्कों में देखेंगे, बिकॉज आने वाला दौर सप्लाई चेन्स की दौड़ का है और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का है। So this is how the modern power moves are made. This is how geopolitics are involving. हम तो मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं, इसी वजह से बहुत सारे मुल्क इंक्रीजिंगली ब्रिक्स और एससीओ जैसे फोरम्स का हिस्सा बन रहे हैं, बिकॉज दे थिंक के अगर सरवाइव करना है तो म्यूचुअल पीस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और आप एक जिसको मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं उसकी ज़रूरत है, जबकि इंक्रीजिंगली यूएस जो है वो अपने एलाइज को भी छोड़ के यूनिलैटरलिज्म की तरफ जा रहा है। और मुझे दोबारा विक्टर गाओ याद आ गए जो बार बार यही कहते हैं कि यूनिलैटरलिज्म हमारे लिए थ्रेट है। जिस तरह रशिया कहता है कि हमारे इर्द गिर्द जो स्टेट्स मौजूद हैं जो हमारा ही हिस्सा थी, हमसे अलहदा हुई और उन्होंने आज़ादी डिक्लेयर की, हमने उनको सॉवरेंटी दे दी और हमने उनकी सॉवरेंटी एक्सेप्ट कर ली, बट हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो नेटो के फोल्ड में शामिल हों। सो ये ग्रेट पावर राइवलरी है जिसमें मुल्क जो हैं वो पिसते हैं अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। लेकिन इस सब में ईरान जो है उसका एंगल इसलिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है बिकॉज उसमें इजराइली फैक्टर भी शामिल है। पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान का रोल इन द रेड सी और यमन में जो जंग हो रही है उसको देखें, और ख़ुद जो ईरान का ऑयल है उसमें इंटरेस्ट देखें, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान सीम्स टू बी द मोस्ट रेलेवेंट केस
जहाँ पे यूएस चाहेगा कि वो रजीम चेंज भी करे और कंट्रोल भी हासिल करे। आई सी यू नेक्स्ट टाइम।